हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बढ़िया ही हो। आज हम एक ऐसे आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मंगलसूत्र के मैन्युफैक्चरिंग। मंगलसूत्र के बारे में आपको पता ही होगा, जो वुमेंस को पहनने के लिए काम आता है। ज्वेलरी का एक ज्वेलरी में से एक आता है, ये ज्वेलरी का चीज़ है। और वो कंपनी का नाम है श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड। इनका आईपीओ हमें देखने के लिए मिला है। कंपनी के बारे में हम देखते हैं, कंपनी करती क्या है, फिर आईपीओ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 2009 में और श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर एंड डिज़ाइन मंगलसूत्र, मतलब मंगलसूत्र मैन्युफैक्चर भी करते हैं और डिज़ाइन भी करते हैं। और इनके जो क्लाइंट्स हैं मोस्टली, जो अगर देखा जाए तो B2B ही है। और इनके जो मंगलसूत्र के फीचर्स क्या है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है जो आपको रिक्वायर्ड हो सकती है। अमेरिकन डायमंड्स होगा, क्यूबिक जिरकोनिया हो गया, कोई चीज़ होगा, ये पर्ल्स हो गया एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो गया। ये आपको उनके B2B क्लाइंट्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो अपने मंगलसूत्र में डाल के आपको दे सकते हैं, आपको जैसा रिक्वायर्ड हो। कंपनी जो सेल करती है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को भी करती है, होलसेल्स में भी करती है और रिटेलर्स को भी करती है, नेशनल वाइड। और कंपनी की अवेलेबिलिटी अगर देखा जाए तो इंडिया में प्रेजेंस जो 24 स्टेट्स में, 4 यूनियन टेरिटरीज़ में, और इंटरनेशनल मार्केट में यूके में है, न्यूजीलैंड में, यूएई और काफ़ी अलग अलग जगह पे भी, अमेरिका में इंक्लूडेड है। ओके, इनके जो क्लाइंट्स है, जो मेजरली क्लाइंट्स है, वो मालाबार गोल्ड लिमिटेड है, टाइटन कंपनी आप जानते ही होंगे, GRT ज्वेलरीज, रिलायंस भी है, ओके, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे कंपनी से इनका बिज़नेस चलता है। क्लाइंट्स अच्छे हैं इनके, पॉजिटिव है बहुत। और इनके एज ऑफ 31 मार्च अगर देखा जाए तो 34 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, 1089 होलसेल्स है एंड 81 रिटेलर्स हैं। अगर इनका देखा जाए जो सप्लाई चेन है, टोटली कितना सप्लाई किए हैं, कैसा कैसा सीन है, यहाँ पे इन्होंने कुछ यूनिट दिया है, आप ये रीड कर सकते हो, जिसमें से कितना रेवेन्यू बनना है वो भी आप रीड कर सकते हो। ओके, एंड एज ऑफ 30 जून 2025 इनका टोटल 237 एम्प्लॉयज़ है। ओके, और इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वही है कि क्वालिटी में बहुत अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छा इनका चेन है, डाइवर्सिफाइड चेन है, पोर्टफोलियोज़ भी बहुत ज़्यादा है इनके पास। फिर इनके जो प्रमोटर्स एंड जो मैनेजमेंट टीम है बहुत एक्सपीरियंसड है और ये अपने क्या बोलते हैं, फाइनेंशियली परफॉर्मेंस को बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे कि मार्जिन होते हैं, पैट मार्जिन, सब ये सब इंक्रीज़ हो रहे हैं। हम देखेंगे वो सब आगे, ठीक है। ये कंपनी के बारे में अगर आईपीओ के बारे में देखा जाए तो आईपीओ स्टार्ट होगा 10 सितंबर तो 12 सितंबर तक। 12 सितंबर खत्म हो जाएगा। फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज़ का है। प्राइस बैंड इसका 155 to 165 का है। लॉट साइज 90 का है। ओके, लॉट साइज 90 का है। एक लॉट में 90 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज 400 करोड़ का है। और ये फ्रेश कैपिटल, ओके, एम्प्लॉय डिस्काउंट 15 रुपये का है। और लिस्टिंग BSE NSE में होने वाला है। आपको अलॉटमेंट देखने मिलेगा 15 तारीख को सितंबर, और 16 को आपको अगर 15 को आपको अलॉटमेंट मिल चुका है तो 16 को आपको डीमेट में क्रेडिट हो जाएंगे आपके शेयर्स का, कि ना तो आपको रिफंड हो जाएगा 16 तारीख को, एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है। लिस्टिंग होगा 17 को सितंबर, जो है वेडनेसडे। यहाँ पे मेरे को एक ये पॉजिटिव देखने के लिए मिला, क्योंकि 10 तारीख को 3 आईपीओ स्टार्ट होने वाले, जिसमें से 2 आईपीओ का जो रिटेल का कोटा है, रिटेल के रिजर्वेशन से, वो 10% ही है, बट इसमें 35% है। ओके, इसमें 35% है। QIBs के लिए 50%, रिटेल्स के लिए 35% और HNS के लिए 15%। ये एक मेरे को ये अच्छा लगा। और अगर प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो पहले ऑलमोस्ट 100% के आसपास ही प्रमोटर्स के पास होल्डिंग था प्री इशू में। आफ्टर इशू ये थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर इनके फाइनेंशियल्स देखा जाए तो पर ईयर के हिसाब से दिया गया है। फाइनेंशियल्स देखा जाए तो स्टेबिलिटी के साथ इंक्रीज होते हमें दिख रहा है पर ईयर। और टोटल इनकम और पैट की बात की जाए तो इनका फाइनेंशियल 23 में अगर देखा जाए तो 951 करोड़ में से 23 करोड़ इनका पैट है, तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास हो रहा है। 24 में देखा जाए तो 1100 करोड़ के आसपास में से 31 करोड़ इनका पैट है, ये भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास हमें देखने के लिए मिल रहा है। 2 to 3% के आसपास ये देखने के लिए हमें मिल रहा है। और अगर 25 की बात की जाए तो 1430 करोड़ में से 61 करोड़ इनका पैट है, ये ऑलमोस्ट अगर देखा तो 4% के आसपास हमें देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ठीक है, पैट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है स्लाइटली, और लेकिन इनका पैट मार्जिन काफ़ी डाउन है अभी। मतलब मैंने देखा है कि जो ऐसी कंपनीज होती है जो मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, उनका पैट मार्जिन कम ही होता है, क्योंकि उनका जो मॉडल है, रिवेन्यू मॉडल सब जो होता है, जैसे कि देखिए इनका जो ऑर्डर से बड़े बड़े नंबर्स में होंगे, मार्जिन कम होगा, तो ऑलमोस्ट कंपनी अच्छे से प्रॉफिट कमाती होगी।
ये चीज़ें होती है, बट इनका पैट मार्जिन यहाँ पे कम है। एबिटा अगर देखा तो एबिटा अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है, नेटवर्थ भी इंक्रीज़ हो रहा है और रिजर्व एंड सरप्लस भी ठीक ठाक इंक्रीज़ हो रहा है। टोटल बोरोविंग्स देखा जाए तो इसको हम नहीं कह सकते कि बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, स्लाइटली इंक्रीज़ होते हुए हमें दिख रहा है। ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। ओवरऑल अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स अच्छा मुझे लग रहा है, बस बोरोविंग थोड़ा इंक्रीज़ होते हुए हमें दिख रहा है। ओके, अगर कंपनी पैसा कहाँ यूज़ करने वाली है, वो फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर पैसा यूज़ करने वाली है। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड पे इनका रिटर्न रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का 32% का है, डेब्ट टू इक्विटी 0.61 का ही है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36% का है, पैट मार्जिन 4.27% का, मैंने बोला था आपको 4% के आसपास ही है। एबिटा मार्जिन इनका 6.48 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 6 के आसपास है, 5.93। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा प्रीमियम साइड देखने के लिए मिल रहा है। वैल्यूएशन हम देखते हैं, एक बार पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन के लिए हमने लिया है उत्सव CZ गोल्ड एंड RBZ ज्वेलरीज। अगर PE देखा जाए तो PE कंपैरिजन में तो PE कम ही है, ये पॉजिटिव फैक्टर है। अर्निंग पर शेयर 6 के आसपास है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बीच में है, इंटरमीडिएट में ही आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है एवरेज में। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा है, इनका 36% के आसपास है। नेट एसेट वैल्यू भी अच्छा है, 27 के आसपास है। और रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 1429 करोड़ का है, पीयर्स में सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल अगर वैल्यूएशन की बात करूँ तो मेरे को इतना ओवर वैल्यूएशन नहीं लग रहा है, फेयरली वैल्यूड लग रहा है मुझे। ओके, अगर कंपनी के हम ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार देख लेते हैं, फिर मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। ओके, यहाँ पे 14% के आसपास हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, मेरा यहाँ पे व्यू ऐसा बनता है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 35% इन्होंने दिया है रिटेल्स के लिए। ओके, और यहाँ पे इशू साइज 400 करोड़ का है, तो ओवर सब्सक्राइब तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। आई थिंक तो फर्स्ट डे पे ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। बाकी जो 2 अलग IPO है वो 10% दिए है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। बट एज़ कम्पेयर टू अगर मैं ये देखा जाऊँ तो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें लग रहा है श्रीनगर हाउस में, क्योंकि देखिए कैसा होता है मालूम है, ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी अच्छे टाइम पे इंक्रीज़ हो रहा है। इनके कॉम्पिटिटर्स और जो पीयर्स कंपेरिजन हमने देखा है वहाँ पे भी इनका वैल्यूएशन के हिसाब से फेयर वैल्यूड लग रहा है। थोड़ा प्राइस टू बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा प्रीमियम के साथ देखने के लिए मिल रहा है। और टोटल बोरोविंग्स से एवरेज ही इंक्रीज़ हो रहा है, पैट मार्जिन स्लाइटली इंक्रीज़ हो रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी एवरेज अच्छी है और अच्छी लग रही है मेरे को, मतलब। और मेरा ऐसा यहाँ पे रहेगा कि मैं अलग अलग डिफरेंट अकाउंट से इसमें पैसा इंक्लूड करूँगा। अलग अलग अकाउंट से जितने भी मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें से रिटेल कोटा के हिसाब से मैं यहाँ पे पैसा लगाऊँगा। और मैं अपना जो मेरा खुद का डीमैट अकाउंट है उसमें फर्स्ट डे पे तो पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं थर्ड डे का वेट करूँगा और फर्स्ट डे पे अपने फैमिली के मेंबर्स के फ़ोन से लगाऊंगा सिंगल लॉट के हिसाब से। और थर्ड डे पे मैं देखूँगा कि HNS के लिए कितने टाइम से यहाँ पे आया है सब्सक्रिप्शन, और इफ़ सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ठीक ठाक मेरे को देखने के लिए मिला तो मैं ट्राई करूँगा HNA कैटेगरी में जाने के लिए, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है, कंपनी की चीज़ें अच्छी लग रही है। और इसको मैं ऐसा करने वाला, अगर मेरे को लिस्टिंग डे के दिन मेरे को यहाँ पे 20% के आसपास 15% के आसपास देखने के लिए मिला मेरे को लिस्टिंग गेन, सारे अकाउंट से मैं कट आउट कर दूँगा। अपने अकाउंट में से मैं 50% कट करूँगा, 50% होल्ड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है कि ये आगे परफॉर्म अच्छा कर सकता है। अगर पैट मार्जिन इंक्रीज़ होता है, टोटल बोरोविंग्स थोड़ा कम करते हैं, काफ़ी अच्छा कंपनी आगे परफॉर्म कर सकती है। और आगे मैं वेट करूँगा कि अगर प्राइस में करेक्शन आया तो मैं एवरेज करने की कोशिश करूँगा, बट इनका पैट मार्जिन में ज़रूर देखूँगा कि इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर मेरा वहाँ पे कैसा व्यू बनेगा वो टाइम पे मैं वैसा अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से लूँगा। ओके, दैट्स द वीडियो। और ये वीडियो कोई आपको मैं टिप या सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ये चैनल कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद एनालिसिस कीजिए, आपके खुद फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए, क्योंकि ये बस मेरा व्यू है, ये रॉन्ग भी हो सकता है या मेरे को लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो टेक रिस्क एट योर ओन रिस्क, आप कोई भी रिस्क लीजिए अपने रिस्क पे, मेरे बोलने पे मत लीजिए। दैट्स द वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।